नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दोनों इलाहाबाद की पार्टी बैठक के बाद हाइपर एक्टिव है। एक छोर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है तो दूसरा योग दिवस का और तीसरा छोर आर्थिक फैसलों का है। इन सब के बीच में चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश का हल्ला बना है। किसी ने सोचा नहीं था कि अमित शाह इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को गरमा देंगे। यूं इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कराना यूपी में चुनावी बिगुल बजाना था। बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की तो अमित शाह ने कैराना की। इससे समझा जा सकता है कि राजकाज के साथ आगे चुनावी चुनौतियों को कैसे हैंडल किया जाना है। भाजपा राजनीति और चुनाव को लेकर शाम दाम दंड भेद के सभी नुस्खे अपनाएगी तो राजकाज में भी बड़े साहसिक फैसले का मूड है। मोदी सरकार ने इलाहाबाद की बैठक के बाद जो फैसले लिए हैं वे प्रधानमंत्री के निश्चय के कारण हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के मसले से लेकर एफडीआई के निर्णयों ने सरकार की सोच का खुलासा किया है। वे आर्थिक मामलों में सब कुछ अपनी कमान में काम करवा रहे हैं। यह जरूरत बनी लगती है कि 2017 से पहले आर्थिक गतिविधियों का कमाल बने। उस नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कड़ी मेहनत के मोड में है। अमित शाह ने नेताओं कार्यकर्ताओं से इलाहाबाद में कहा था कि कड़ी मेहनत करो, तैयारी करो और पूर्ण बहुमत की सरकार लाओ। सो उनका फोकस यूपी है। सवाल है, यूपी पर इतने फोकस से भाजपा तात्कालिक मसलों और राजकाज में क्या भटकेगी नहीं? सो भाजपा और सरकार के मूड का सवाल अहम है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बसपा छोड़कर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जीतन राम मांझी बन गए हैं। जनता दल यू से अलग होने के बाद मांझी पर सबकी नजर थी। कांग्रेस, राजद और भाजपा तीनों के नेता उनसे बात कर रहे थे। आखिर में उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ तालमेल किया। बिल्कुल वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की है। बसपा से अलग होने के बाद वे प्रदेश की सभी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा छोड़ने से पहले कई बार उनकी बातचीत भाजपा नेताओं से हुई। वे अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाने की मांग कर रहे थे, इसलिए वहाँ बात नहीं बनी। हालांकि अब भी भाजपा के साथ उनका संपर्क है और अगर वे अलग पार्टी बनाते हैं तो उनकी कोशिश भाजपा से तालमेल की होगी। भाजपा के अलावा उनकी बातचीत सपा से भी हुई थी। तभी उनके अखिलेश सरकार में मंत्री बनने की चर्चा थी और अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से उन्हें मजबूत नेता बताकर तारीफ की थी। लेकिन बाद में मौर्य ने सपा को गुंडों की पार्टी बताकर भाजपा से मन की बात कही। अब कहा जा रहा है कि मौर्य जनता दल यू के संपर्क में भी हैं। जदयू ने उनको पार्टी में शामिल होकर प्रदेश की कमान संभालने का प्रस्ताव दिया है। उनकी पार्टी से चुनावी तालमेल पर भी बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वे रालोद प्रमुख अजित सिंह के संपर्क में भी हैं और कांग्रेस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब शीला दीक्षित को क्या देंगी, यह लाख टके का सवाल है। पंजाब में कांग्रेस ने पार्टी सचिव आशा कुमारी को प्रभारी बना दिया है। हालांकि उनको लेकर भी विवाद है, लेकिन चुनाव तक उनके प्रभारी बने रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से रिश्तेदारी की वजह से उनको प्रभार मिला है। वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार से आती हैं और पिछले दिनों अमरिंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के परिवार में रिश्ता हुआ है। बहरहाल पहले चर्चा थी कि शीला दीक्षित को पंजाब का प्रभार मिलेगा, लेकिन वाटर टैंकर घोटाले की वजह से उनकी नियुक्ति टल गई। अब ले देकर उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद दोनों कोई ब्राह्मण चेहरा पेश करना चाहते हैं, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए पार्टी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। अभी शीला दीक्षित को इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी का समारोह मनाने के लिए बनी एक कमेटी का संयोजक बनाया गया है। कहा जा रहा है कि उनको अखिल भारतीय संगठन में ही जिम्मेदारी मिल सकती है। वे पार्टी की महासचिव बनाई जा सकती हैं। अगर उनको महासचिव नहीं बनाया गया तो उनके बेटे संदीप दीक्षित को पार्टी प्रवक्ता बनाकर उन्हें संतुष्ट किए जाने की चर्चा भी है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती विधायक बन गई हैं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की खाली हुई अनंतनाग विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक हो गईं। सांसद रहते मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़े सर्बानंद सोनोवाल पहले ही विधायक बन गए हैं और सांसद की सीट छोड़ दी है। तीसरे नेता जो सांसद रहते मुख्यमंत्री बने वे वी नारायण सामी हैं। उनके सामने अब विधायक बनने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के कई नेता मान रहे हैं कि नारायण सामी के लिए विधायक बनना आसान नहीं होगा। पुडुचेरी का इतिहास इस मामले में ठीक नहीं है। कांग्रेस ने 2001 में पी षणमुगम को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनके चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए किसी विधायक ने अपनी सीट नहीं छोड़ी और 6 महीने पूरे होने से पहले उनको मजबूरी में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या पुडुचेरी में यह इतिहास दोहराया जा सकता है? पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायणसामी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुडुचेरी में बहुत बवाल हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष अरुमुगम नवाशिवायम के समर्थकों ने कई जगह तोड़फोड़ की थी। हालांकि कांग्रेस ने मामले को जैसे तैसे सुलझा लिया, लेकिन कांग्रेस के 15 में से एक विधायक का इस्तीफा दिलवाना और फिर उस सीट से विधायक बनना नारायणसामी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सोनिया और राहुल के निर्देश पर कोई विधायक उनके लिए सीट खाली कर देगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत भले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन उसी तरह एक दूसरी बहुपक्षीय व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR की पूर्ण सदस्यता आज भारत को मिल गई है। सोमवार को फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के राजदूतों की मौजूदगी में भारत के विदेश सचिव S जयशंकर ने भारत को पूर्ण सदस्यता दिए जाने के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। ये पहली बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसकी भारत को सदस्यता मिली है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बहुपक्षीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। MTCR का पूर्ण सदस्य बनने से मिसाइल खरीद फरोख्त का बाजार भारत के लिए खुल गया है। भारत अब अमेरिका से ड्रोन खरीद सकता है और दुनिया के किसी भी देश को अपने ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है। भारत ने अपने सदस्यता का समर्थन करने वाले सभी 34 देशों को धन्यवाद दिया। MTCR की सदस्यता मिलने से NSG में भी भारत की दावेदारी मजबूत होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभवतः आखिरी बार अपने सरकार में फेरबदल किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते सरकार से हटाए गए वरिष्ठ मंत्री बलराम यादव को फिर से सरकार में शामिल कर लिया है। उन्हीं की तरह कुछ दिन पहले सरकार से हटाए गए नारद राय भी फिर मंत्री बना दिए गए हैं। अखिलेश ने 3 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए हैं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जियाउद्दीन शहर में नहीं होने के कारण शपथ नहीं ले सके। रविदास मेहरोत्रा और शारदा शुक्ल को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। अखिलेश ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय को सरकार से हटा दिया है। बहरहाल सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव शपथ समारोह में नहीं आए। बताया जा रहा है कि कौमी एकता दल का सपा में विलय निरस्त कराए जाने से वे नाराज हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार आम लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा रही है, इसलिए सपा सरकार को हटाकर ही लोगों का कल्याण किया जा सकता है। उन्होंने आज बाराबंकी में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्होंने 2014 में जो किया उसे फिर 2017 में दोहराना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाएं और उसके बाद विकास का जिम्मा नरेंद्र मोदी का होगा। केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि परसों होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद बहुत जल्दी इसे लागू करने की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने के बढ़े हुए वेतन का बकाया मिलेगा। बताया जा रहा है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने करीब 10 दिन पहले अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी थी। अब इस पर अमल होना बाकी है। पंजाब की नव नियुक्त प्रभारी आशा कुमारी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत पिछले प्रभारी कमलनाथ की तरह नहीं होगी। वे जमीन हड़पने के आरोपों में सजा होने का मुद्दा उछाले जाने के बावजूद प्रभारी बनी रहेंगी। गौरतलब है कि उन्हें कल ही प्रभारी नियुक्त किया गया और उसके तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ चल रहे जमीन हड़पने के मामले को उछालना शुरू कर दिया। इस मामले में उनको इसी साल 1 साल की सजा हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। बहरहाल कहा जा रहा है कि आशा कुमारी हरियाणा की जिम्मेदारी छोड़ देंगी, वे सिर्फ पंजाब में काम करेंगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा आर्थिक फैसलों, विकास, राजकाज की बातों से चुनावी तैयारियां करेगी या उत्तर प्रदेश में हिंदू ध्रुवीकरण की संभावना पर फोकस बनेगा? मोटे तौर पर भाजपा कैराना जैसे मामलों को तुल देते हुए कानून व्यवस्था पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का हल्ला कम नहीं होगा। भाजपा में रणनीतिक कंफ्यूजन नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोश और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल फूंका है। इससे पहले पार्टी असम सहित 5 राज्यों के चुनाव में दिल्ली और बिहार की हार की निराशा के साथ उतरी थी, लेकिन 19 मई को आए नतीजों ने भाजपा में नई जान फूंकी। असम में सरकार बनाने का जनादेश मिलने के एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली करके पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज किया। उसके बाद पार्टी ने इलाहाबाद में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद में रैली को संबोधित किया। उनकी अगली रैली बताया जा रहा है कि उनके अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में होगी। भाजपा की चुनाव तैयारियों की स्थिति यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपना ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में बिता रहे हैं। वे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और चुनावी ताना बाना बुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर अमित शाह ने भाजपा को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, इसलिए वे प्रदेश के हर छोटे बड़े राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझते हैं। लोकसभा में भाजपा को मुजफ्फरनगर दंगों का फायदा मिला था और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उसे कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन के विवाद का फायदा मिल सकता है। बहरहाल प्रदेश के स्तर पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और सपा व बसपा भी जमीनी तैयारियों में जुटे हैं, पर भाजपा के साथ एक रणनीतिक एडवांटेज केंद्र की सत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के फैसलों को गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बड़ी रैली करके उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके जरिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। यह उसकी एक मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच आर्थिक सुधार की बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाया गया है और कई सेक्टर 100% निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। सरकार GST पर सहमति बनाकर उसका बिल पास कराने की कोशिश में लगी है। संसद के अगले सत्र में अगर यह बिल पास हो गया तो यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश को इस कानून से बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस भरोसे में हैं कि उनकी सरकार के कामकाज के प्रचार से भाजपा को फायदा होगा। लेकिन दूसरी ओर कई नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 2 साल के केंद्र सरकार के कामकाज से भाजपा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बनी है। भाजपा प्रदेश में पिछले करीब 1.5 दशक से सत्ता से बाहर है। इस बीच लोगों ने सपा और बसपा का राज ही देखा है, इसलिए भाजपा के लिए मौके बन सकते हैं, पर केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी का असर उसकी चुनावी संभावना पर हो सकता है। विपक्षी पार्टियां महंगाई, काले धन आदि को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेर रही हैं। तभी भाजपा विकास और मोदी सरकार के कामकाज के साथ कैराना, कांधला और राम मंदिर जैसे ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को भी इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा और सरकार के कामों में आई तेजी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को 7 सूत्र दिए हैं। ये है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। इन 7 सद्गुणों पर राजनीति और राजकाज हो जाए तो फिर कहने ही क्या। सवाल है, इन मंत्रों के साथ राजनीति राजकाज का क्या रोड मैप बना लगता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या आपको ये नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन के मामले में या राजकाज में कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही जोश के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो कुछ ज्यादा भागदौड़ करते हुए ज्यादा जुनून और शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सब कुछ तय करेगा। 2019 में क्या होने वाला है, 2019 के लिए मोमेंटम क्या बनेगा, ये सब उत्तर प्रदेश पे केंद्रित है। तो ये अमित शाह भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, भाजपा के नेता भी जानते हैं, ऑपोजिशन के नेता भी जानते हैं। उस नाते आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डिलीवर कुछ करने पे या कुछ बिल्कुल छाप छोड़ने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, या उनका कुछ रोड मैप बदला है? जो कुछ ढील 2015 में ढील आई थी, 2015 में ऐसा लगा था कि जो फ्रिंज एलिमेंट से उन्होंने टेक ओवर कर लिया, हाईजैक कर लिया था। वो उसमें पीछे ये नहीं था कि बिहार और दिल्ली का अनुभव था और यहाँ आसाम के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई है। एक आसाम के कारण, आसाम वैसे तो बहुत छोटा प्रदेश है,
लेकिन असम का महत्व बहुत अलग है, क्योंकि उसने जो ये मोमेंटम था जो ढीला पड़ गया था दिल्ली और बिहार की वजह से, उसको उल्टा कर दिया। और उससे भी ज्यादा केरल, वेस्ट बंगाल में जो इंक्रीज हुआ है वोट शेयर, उससे एक उत्साह पैदा हुआ कि हम पैन इंडिया पार्टी बन सकते हैं, हम 2019 में वापस आ सकते हैं। और ये तो मानना पड़ेगा कि भाजपा के नेता दोनों जो टॉप 2 हैं इस समय, किलर इंस्टिंक्ट है उनमें, एक प्लानिंग है, एक रणनीति बनाना है, एक जूझना है, एक 20 घंटे काम करना है, जो कि ऑपोजिशन के किसी नेता में नहीं दिखते। तो एक कॉन्ट्रास्ट जबरदस्त है। और इलाहाबाद के बाद अब देखिए अमित शाह केरल जाके स्टॉक टेकिंग कर रहे। केरल में तो इलेक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन आपको 19 की फिक्र अब से है कि केरल हमारी भूमि बन सकती है, तो वहां जाके डिटेल स्टॉक टेकिंग करना कार्यकर्ताओं के साथ, क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, ये और पार्टियां नहीं कर रही हैं। और आप जो कह रहे हैं कि तीनों लेवल्स पे, जो कि दुनिया भर में एक एनएसजी में मेंबरशिप की तरफ बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नाते बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में काम हो रहा है। चाइना को कैसे लाया जाए, बहुत काम हो रहा है कि उस स्तर पे नरेंद्र मोदी एक हवा बनाएंगे कि हमारी पहचान है। और ये तो लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि गांधी, नेहरू के बाद अब दुनिया भर में लोग जो जानते हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं। मुझे जो डर लगता है ना, वो शाइनिंग इंडिया वाला डर है। कि हल्ला करते रहो शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग, और जमीन के ऊपर वो न हो शाइनिंग। और वो क्या हो रहा है कि अगर आप रोज मार्केट जाइए, जो मैं तो जाती हूँ, हर दूसरे दिन दाम बढ़ रहे हैं। हर दूसरे दिन 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया सब्जी, 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, इस तरह तो सब्जी नहीं। तो आपके अनुसार फिर तो ये बात निकलती कि ये हवा में ज्यादा उड़ रहे हैं, नीचे नहीं काम है। ये अगर प्राइसेस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर तो खतरनाक स्थिति होगी, चाहे जो मर्जी आप वो करते रहिए। नहीं, लेकिन कीमतों पर फोकस तो नहीं हो पा रहा, या महंगाई की जैसी, या जो जमीनी जो हकीकत है, भले जमीन के लेवल पे भ्रष्टाचार, ये उस पर फोकस नहीं हो रहा, फोकस बड़ी चीजों पे हो रहा है। ये भी अपने आप में एक रणनीतिक सफलता है, या एक रोड मैप है कि भाई इधर इन बातों पर फोकस ही नहीं होने दिया जाए। फोकस नहीं होने दिया जाए तो लोग उसको भूल जाएंगे। अभी मैं एक दुकानदार से बात कर रही थी, वो कह रहा था कि अगर यूपीए के दौरान इस तरह की कीमतें बढ़ती तो बवाल मच जाना था, आज क्यों नहीं मच रहा। मतलब ये कीमतों को लेकर इस तरह की मार है जिसके ऊपर लोग, सिर्फ बात करिए, आप जाके सड़क में खड़े होके बात करिए, दुकानों में जाके बात करिए आप। ये सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है और ये बहुत खतरनाक चीज नहीं। लेकिन नजरअंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने पिछले दिनों मीटिंग की थी इसको लेकर, खादी मंत्री रामविलास पासवान और अरुण जी सबने किया था। तो एक हिसाब से तो फोकस है। हाँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी तक, तो नहीं हो रहा है। उस पे क्या करेगी सरकार मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाकी हाँ, यूपी में कैराना पे करना, यूपी में अब ऑपोजिशन में फूट डालना, ऑपोजिशन नहीं इकट्ठा हो पाए, सपा थोड़ा ऊंचा गेन करे स्ट्रेंथ, सपा गेन करेगी तो मायावती वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, उसमें मतलब राजनीति भरपूर है, उसमें कोई नहीं, रणनीति में कोई कमी नहीं है, जोश में कमी नहीं है, काम में नहीं, लेकिन जमीन का मामला गड़बड़ आप मानती है। हो सकता है अगर वहां अटेंशन नहीं हुआ तो हो सकता है। लेकिन इसमें ये जो आपने कहा, तो विपक्ष की कमी का फायदा नहीं कि विपक्ष इस बात का हल्ला नहीं कर पा रहा, वो इसको आक्रामक नहीं, इसलिए ये सुरक्षित है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा है फैक्टर, ये कि विपक्ष उतना हल्ला नहीं कर पा रहा है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। अब जीएसटी को लेके कांग्रेस अलग थलग हो सकती है, वो और चीजों को, एफडीआई को लेके सबको इकट्ठा करना चाह रही है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी भाजपा का एक गेन है। वो उसमें दो राय इसलिए ये दोनों निश्चिंत होकर अपने काम में, अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। ये क्या कहा जाए, लगे हुए हैं, पर निश्चिंत तो नहीं हो पाएंगे। जी निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।